अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बाप वाले अपने बाप की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करते। बाप को जब उनका बाप कहता है तो वो हुकूमती बेंचेस पर बैठ जाते हैं, और जब बाप का हुक्म होता है तो वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाते हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में ये राय किसी बलोच कौम परस्त की नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग की रहनुमा मरियम नवाज की रही है, जिनके वालिद नवाज शरीफ आज बाप पार्टी से मुज़ाकरात के लिए बलोचिस्तान पहुंच चुके हैं। बाप पार्टी की कहानी पाकिस्तान में हालिया हाइब्रिड निज़ाम के बुनियाद के साथ जुड़ी हुई है। जनवरी 2018 में जब बलोचिस्तान में देखते ही देखते नून लीग के वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने अपनी अक्सरियत खो दी और अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो वज़ीर आला बन गए, उसी साल मार्च में सेनेट के इलेक्शन हुए। सियासी हवाले से एक गैर मारूफ नाम सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बन गए। उसी माह बलोचिस्तान अवामी पार्टी की बुनियाद रखी गई और मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक चेयरमैन सादिक संजरानी, जाम कमाल, अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो, जान मोहम्मद जमाली, नवाब जुल्फ़िकार अली मक्सी, सरदार भूटानी समेत बलोचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के हामी तस्वुर किए जाने वाले सियासतदान बाप में शामिल हो गए। उस वक्त से लेकर अब तक बाप हमारी कौमी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के असर और रसूख की एक सियासी अलामत के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। उसके बाद कौमी असम्बली में कामयाब तहरीक अदम एतमाद हो या फिर सेनेट में नाकाम तहरीक अदम एतमाद, ये तय रहा कि जो बाप चाहेगी वही होगा। आज जब जाम कमाल ये कह रहे हैं कि यह अमर खुशाइन है कि कौमी क़यादत इंतखाबी मुहिम के लिए बलोचिस्तान आ रही है, तो वो भूल रहे हैं कि चेयरमैन PTI भी मार्च 2018 में बाप के रहनुमाओं को मुबारकबाद देने बलोचिस्तान के दौरे पर आए थे। तब चेयरमैन PTI ने बाप की तारीफ की और वो अगले इंतखाबात में वज़ीर आज़म बन गए। अब नवाज शरीफ उसी बाप से मिलने बलोचिस्तान गए हैं। कि अगले इंतखाबात में तारीख फिर अपने आप को दोहराएगी, ये वक्त ही बताएगा। मगर क्या नवाज शरीफ को बिलावल भुट्टो जरदारी के मशवरे पर गौर करना चाहिए कि अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बुरा होगा, या फिर शायद नवाज शरीफ भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी भी इसी बाप के ज़ेरे शफ़क़त बहुत कुछ हासिल कर चुकी है। इसी सियासी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सबसे, बाप वाले अपने बाप की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करते। 2021 में मरियम नवाज का मौक़िफ़, क्या आज भी बाप किसी की इजाज़त से नवाज शरीफ से इत्तेहाद करने जा रही है? हसन निसार साहब, क्या कुछ बदला है या कुछ भी नहीं बदला है? देखें आयशा, कहते हैं ना, माँ के पैरों तले जन्नत होती है, तो ये जन्नत तामीर करता है बाप। ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान की बेशतर सियासी तारीख बाप बुर्द हो चुकी है। अंजाम सामने है, आगे का इंतज़ार करें। बाप बेटी हो, बाप असली नकली हो, आगे बेटे हों, भतीजे हों, नवासे, फुफियाँ, जिनके लिए पाकिस्तान हलवाई की दुकान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कल बात हो रही थी इलेक्टेबल्स की। मैं चूँकि बीच में मुंह नहीं मारता, पाकिस्तान बनते ही 3 चीज़ें मार्ज़े वजूद में आईं। ये बात मैं कई बार अपने कॉलम्स में मुख्तलिफ हवालों से लिख चुका हूँ। नंबर 1 जाली क्लेम, नंबर 2 जाली ज़ातें, और नंबर 3 अंग्रेज़ के दिए हुए इलेक्टेबल्स, जाली इलेक्टेबल्स, जो बाद में पैदा हुए वो उसी लेगेसी का हिस्सा है। कल इस पे बात नहीं हुई। ये वो बिकाऊ ख़ानदान थे जिन्होंने दामे दुरमे सुखने मैन पावर तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फराहम की, कर्जे दिए। किसको? बरतानवी सरकार को। वो मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान हैं, इन पे किताबें मौजूद हैं। इन इलेक्टेबल्स के बापों दादों के ख़त मौजूद हैं वाइसराज के नाम, जिनमें 1.5 सफ़े के अलकाबात हैं। सो बाप इज़ अ रियलिटी। तो एक ढूंढो, बाप मौजूद है। बिलावल भुट्टो साहब ने तजवीज़ दी है या मशवरा दिया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर बाप कल बुरी थी तो आज भी बुरी है। वो कह रहे हैं हम पर तनकीद की गई थी इस मामले को लेकर। क्या पीपल्स पार्टी बदल गई है? अगर आप इन दोनों के बारे में नहीं जवाब दे रहे, बाप बदली है या मुस्लिम लीग नून, तो क्या पीपल्स पार्टी की सोच बदल गई है या सब दिखावा है?
नहीं, डेफिनेटली ये एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब ये सारे अरेंजमेंट्स हैं सारे के सारे। ठीक, जिसका जब दिल करता है, देखो जो बंदा कहता था मैं इसकी बोझड़ी निकालूंगा, इसकी अंतड़ियाँ सड़कों पे इसे घसीटूंगा फलाना, वो बैठ के दंदियाँ भी निकालते हैं। ये शर्म हया, ये और तरह के लोगों का काम है, ये हमारी नस्ल के लोगों में नहीं है। ठीक है, जाके कभी पता करो सही। ठीक हो गया। अब सर साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से आज कहा जाए तजवीज़ दी गई है, कुछ ताना भी सियासी दिया गया है। इस वक्त 5 साल पाकिस्तानी सियासत की हम बात करें तो बाप मखसूस सियासी अलामत का इजहार रही है। क्या नून लीग को अब भी किंग्स पार्टी कहना गलत होगा? नहीं, आप जो कहेंगी वो ठीक होगा, वो लोगों के जहनों पे रजिस्टर हो जाएगा। आपने कह दिया किंग्स पार्टी तो किंग्स पार्टी है, मैं कौन होता हूँ उसकी मुखालफत करने वाला। और जहाँ तक बिलावल की बात है, बिलावल ने एक बात की थी कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को चाहिए कि मेरे और मरीम के लिए की सियासत के लिए मुस्तकबिल मुश्किल ना करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं ना, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि कभी वो नवाज शरीफ को मोदी का यार सबसे पहले बिलावल साहब ने कहा था। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद से हम मुसलसल कोशिश करते रहे कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हों। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे PDM में भी रहे, हुकूमत भी की। तो सियासतदानों को कम से कम माजी से सीखना ज़रूर चाहिए कि वो कोई बात जब कहें, किसी को कोई ताना दें, एक उंगली किसी पे उठाएं तो देखें कि 4 उंगलियां कहीं अपनी तरफ तो नहीं उठ रही। ये ख़ास तौर पे नई नस्ल को, मरीम नवाज़ को और बिलावल भुट्टो को ये सोचना पड़ेगा कि आइंदा जो साल हैं उन सालों में उन्होंने किस किस्म की सियासत करनी है। अगर उन्होंने उसी पुराने ट्रैक पे चलना है जिसकी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है, अब जो कराची से लाहौर या पेशावर तक जो रेलवे ट्रैक है ये कोई 150 साल पुराना है, वही है। और उस पर स्पीड देखें ट्रेनों की क्या है, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। एक नया ट्रैक बिछाना पड़ेगा, तभी जाके हम 20वीं 19वीं सदी से 21वीं आएंगे। इसी तरह सियासत में भी सियासतदानों को एक नया ट्रैक बिछाना पड़ेगा। अपने अंदर उन्हें अपने साथ एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ नया मुआहिदा करना पड़ेगा जिसमें वो ये याद रखें कि कहाँ तक किसी की टांग खींचनी है और कहाँ तक किसी की मुखालफत करनी है, कहाँ तक किसी को ताना देना है, ताकि अगर इलेक्शंस के नज़दीक जाके हर एक को नई सफ़बंदी करनी पड़े तो उनके अपने कहे हुए अल्फाज वापस उनको काटने ना आए। और ख़ास तौर पे इमरान खान के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। सही कि इमरान खान को चढ़ाने में जितना रोल जिसने भी अदा किया उसमें मीडिया भी शामिल है, और फिर इमरान को गिराने में वही मीडिया के लोग जो उसके गुण गाते थे सुबह शाम और उसको हीरो और मुजाहिद अव्वल और उम्मत मुसलमान का लीडर और सादिक और अमीन का खिताब देते, उनकी ज़ुबान खुश्क हो जाती थी, आज उसका नाम भी नहीं ले पाते। तो यही सबक है सबके लिए कि अगर आप किसी के लाडले हैं और आप अपने आइन के और अवाम के लाडले नहीं हैं तो फिर वो लाडलापन बहुत अरसे तक कायम नहीं रहता है। खान साहब ने ये तो कह दिया था कि मैंने यू टर्न ले के मैं तो वज़ीर-ए-आज़म बन गया, मेरे मुखालफिन मुझे ताना देते हैं यू टर्न का। तो शायद इमरान खान की किताब में से उन्होंने ये सबक अगर किसी ने लिया है कि यू टर्न लेने से कोई तरक्की कर सकता है तो वो तरक्की बहुत आर्जी होती है। ठीक है। तो अब साहब एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। आपने 2 बार बात की माजी से सीखना चाहिए या अंजाम से सबक सीखना चाहिए। माजी में नून लीग बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और BNP मेंगल के साथ इत्तेहाद करती रही। अब बलोचिस्तान में बाप के साथ जो नया इत्तेहाद है, क्या ये कोई सबक है, कोई यू टर्न है या कोई नया पैगाम है? देखिए, बलोचिस्तान की सूरत हाल बहुत पेचीदा है और मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा है बलूचिस्तान का भी और बलूचिस्तान की सियासत का भी, उसमें ये जो बाप पार्टी के मेंबरान हैं ना, ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड के पे रहे हैं। देखें, अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकज़ई से भी शायद मुलाकात आज उनकी हुई है। महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल और बिज़िंजो, ये जो अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो नहीं, मैं गौस बख्श बिज़िंजो की बात कर रहा हूँ। तो
इनकी जो ये जमातें ना सही रिप्रेजेंट करती हैं अवाम को और अवाम के वोट को। और जो मैंने बताया था कि डॉक्टर अब्दुल मालिक 2.5 साल चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और उनके दौर में बहुत अच्छी तब्दीली नज़र आई है। लेकिन ये जो ख़ानदानी सियासतदान है ना, इनकी रिश्तेदारियां हर एक में, अब कदूस बजंजो और जाम कमाल दोनों रिश्तेदार हैं। अब आप ये मज़ेदारी की बात देखें, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वजारत आला घर में रहेगी, लेकिन आवाम के लिए डिलीवर क्या करते हैं? जाम कमाल साहब बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं और बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। अपने काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म हैं, अब्दुल्ला काकड़, कि मैं इनका नाम ही भूल जाता हूँ, तो काकड़ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, इनकी तरह वो भी बड़े पढ़े। देखें मेरी बदकिस्मती है और इस मुल्क की भी बदकिस्मती है, इतने वज़ीर आज़म आते हैं कि हमें नाम ही नहीं याद रहते। तो ये जो है ना, लेकिन अवाम के लिए क्या करते हैं, अवाम के लिए उनके दिल में क्या दर्द है ये नहीं नज़र आता। और वैसे भी जब तक असली सियासी जमातें हैं जिनकी जड़ें अवाम में हैं, उनको अगर आप पावर गेम से बाहर रखेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये सारा ख़ानदान बारी बारी पिछले 10-15 साल में बारियां ले चुका है। इवन सनाउल्लाह ज़हरी भी रिश्तेदार हैं, जो सरदार सनाउल्लाह ज़हरी हैं वो भी रिश्तेदार ही हैं इनके। तो एक अब्दुल मालिक थे जो रिश्तेदार नहीं थे इनके, और इसीलिए बलूचिस्तान में तरक्की भी हुई। तो ये देखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की ज़्यादा अहम है या 1-2-3 ख़ानदानों को बार बार नवाजते रहना। और ठीक हो गया जी ठीक हो गया। शहजाद साहब आपकी जानिब आऊंगी। जाम कमाल नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं, हो ही गए हैं, आज मुलाकात रही, वो कह रहे हैं कल ऐलान करें। क्या बलूचिस्तान से चलने वाली हवा का रुख वाज़ेह नहीं कर रहा कि 8 फरवरी को इस्लामाबाद का मौसम क्या होगा और कैसा होगा? अच्छा, एक तो आयशा, ये जो चेहरे आज आपने टीवी पे देखे जो कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, ये वही चेहरे नहीं है जो पिछले 10-15 साल से बलूचिस्तान की सियासत में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। ये कभी बाप बन जाते हैं, कभी बच्चे बन जाते हैं, कभी क्या होते हैं। पहले तो इनके बाप थे, वो सियासत करते थे। देखिए, नवाज शरीफ साहब 40 साल से पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और इनके बापों के साथ नवाज शरीफ साहब ने भी निभाया हुआ है, उनके साथ भी काम किया हुआ है, वो उनके साथ रहे होंगे, कभी मुखालिफ कभी साथ, उमूमन साथ ही रहे होंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये बच्चे और ये जो आज बाप बन गए हैं, यही बच्चे जो आज बाप बन के, ये कभी किसी पार्टी की नोमेनक्लेचर में चले जाते हैं, कभी किसी नाम के तहत नीचे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद किसी के साथ जाके मिल लेते हैं। सियाने कहते हैं कि अगर आपको हवा का रुख मालूम करना हो तो आप मॉम और बाप को देखिए। अरे सॉरी, मॉम कह रहा हूँ, MQM, क्यू गलत है, एक्चुअली उसको O होना चाहिए। मॉम और बाप को देखें, उससे आपको हवा का रुख पता लग जाएगा किस तरफ। अच्छा, बहरहाल देखिए, अब और तो फिर आपने तो खुद ही बता दिया कि 8 फरवरी का मौसम, आप यही बताना चाह रहे हैं फिर क्या माहौल होगा, क्या मौसम होगा? देखिए, नवाज आए हैं वहां से लंदन को छोड़ के, हाइड पार्क में वॉक करते थे, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के अंदर घूमते थे, वहां कॉफी पीते थे। तो अब वो यहाँ की स्मॉग सूंघने तो नहीं आए आपकी, जो आपने लाहौर में उनके लिए अरेंज की हुई है। ज़ाहिर है किसी काम के लिए आए हैं ना, तो काम तो उनको करना है। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैंने 1997 का वज़ीर आज़म बनना है, 2013 का बनना है, या मैंने PTI वाला जो दौर था उस किस्म का वज़ीर आज़म बनना है। वजह बता देता हूँ क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग वजह। PMLN की सीटें तकरीबन 82 और 85 होती हैं अगर कोई और पार्टी जीते इलेक्शंस। सही। यानी 2008 में PMLN की शायद 85 सीटें थी या 82 थी, और जब PTI जीती 2018 में तो फिर 82 होगी, यानी 85 to 80। तो अगर इनकी कोर सपोर्ट देखनी है कि कितनी सीटें असल में इनके पास पूरे मुल्क के अंदर, और वो अमूमन पंजाब में ज्यादा होती हैं, तो 82 सीटें या 80-85 करीब निकलती हैं। अब 80-85 सीटों वाला बंदा वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकता। 2013 में क्या हुआ, 166 सीटों से ये वज़ीर आज़म बने। उस वक्त जब 2013 के इलेक्शन में 76 सीटें पी ने लूज की अपनी हुकूमत के बाद 2013 में, और 77 ऐड हो गई PMLN के पास। तो आप समझिए कि ये वो इलेक्टेबल्स से 76 to 77 जो कि जिधर का हवा का रुख था वहां से उठ के एक दूसरी तरफ चले गए, जहां पे लग रहा था कि अब इनकी बारी आएगी। तो ये है डायनामिक्स ऑफ द इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान। 80-82 सीटें और उसके बाद बाकी सब। अब कोई लेके आता है उनको, बाप से आते हैं, मॉम से आते हैं, कहां से आते हैं, लेकिन कोई लेके आता है तो ये दूसरी बात है। लेकिन कोर जो सपोर्ट है वो इतने, इस कोर सपोर्ट के साथ वज़ीर आज़म वो नहीं बना जा सकता, वज़ीर आज़म भी नहीं बना जा सकता। अच्छा, मसला अब एक और आएगा अगर हम इस तरह का मामला करेंगे जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि उन्हीं लोगों को PMLN में जगह दे रहे हैं
लेकिन ये भी तो एक, माफ कीजिएगा लफ्ज जरा अजीब सा है, एक कारोबारी टाइप की चीज है ना, कि आपने कारोबार करके, आपने सौदागरी करके, सौदा करके उनके साथ, ये सब के सब लोग अपना तावान मांगते हैं जब आपके साथ आप मिलते हैं। इसे आप पॉलिटिकल डील कहेंगे तो या बिजनेस डील कहेंगे? मैं तावान के तौर पे देखता हूं, क्योंकि देखिए अगर तो आपने हुकूमत रखनी है 5 साल, तो फिर इनका मुंह जो है उनके अंदर कुछ ना कुछ डालते रहना पड़ेगा। आपको पता है एक सेनेट की सीट के पीछे 60 या 70 करोड़ के अंदर वो सीट बिकी थी, उधरी के बलूचिस्तान के एक सेनेटर इसलिए इलेक्ट हुए थे। ये तो आप कह रहे हैं कि सियासी जमात तो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई आने से पहले ही। बदकिस्मती क्या होती है कि गवर्नेंस क्यों नहीं हो पाती जब ये हुकूमतें इस तरह की बन के आती हैं, तो गवर्नेंस क्यों? क्योंकि वो सारे का सारा पीएसडीपी का जो पैसा है वो लोगों की जेबों में जाता है, उनको देना पड़ता है, मेंबरों को अलॉट करना पड़ता है, वो जो पूरे मुल्क के जो प्लान्स हैं वो नहीं हो पाते। और ये सबसे बड़ी वजह है मेरे ख्याल में। नवाज शरीफ साहब को खौफजदा होना चाहिए 2-3 चीजों से। पहली बात इस लाहौर की स्मॉग से, दूसरी बात गवर्नेंस जब उनकी बारी आ जाएगी तो किस किस्म की लेगेसी छोड़ के जाएंगे कि ये तो सारे मुंह खोल के बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, जिनके साथ अभी मिलाप हो रहा है। तो इसलिए जो काम करना चाहेंगे, जिस तरीके का काम करना चाहेंगे, वो शायद ना हो पाए। इसकी मिसाल सबसे बड़ी पीटीआई की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। पीटीआई क्यों कुछ नहीं कर पाई कि इतनी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी अपने अलायंसेस के साथ कि जो कुछ वो करना भी चाहते थे, अगर समझ बूझ थी भी, तो वो किसी तरीके से उसको इनेक्शन नहीं ला सकते। ठीक है, दो ऑप्शन बात किया आपने, स्मॉग और गवर्नेंस से खौफजदा होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस पे भी खौफजदा होना चाहिए वजीर आजम जो भी बनेंगे, क्या आया वो 5 साल भी पूरे कर पाएंगे, उनके पास वक्त भी होगा या नहीं। इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आए, क्या आज भी बाप किसी की इजाजत से नवाज शरीफ से इत्तेहाद करने? 2018 के हाइब्रिड निज़ाम की ये सियासी पैदावार है, क्या अगले इंतखाबात के बाद भी राज इसी बाप का होगा? ख्याल है बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ थी, वहाँ पे 16 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और वो इन्हीं लोगों के पास हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं। तो यहाँ तो वहाँ पे लोगों को बदल दें और कोई ऐसा इंकलाब आए पाकिस्तान में कि अवाम इन सब लोगों को उठा के बाहर गंदे नाले में फेंक दें और नई क़यादतों को जन्म दें। तो ये तो अवाम को करना है ना, तो अवाम तो ये कर नहीं रहे, लोग तो फिर यही हैं आपके पास। तो जो पिछली हुकूमत जिसकी तारीफ़ें करते करते बेहाल हो जाते हैं लोग, हाँ वो किसने बनाई थी और उसने क्या आपको डिलीवर किया? असल में पाकिस्तान के निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और आपको ये बात हमारी अच्छी नहीं लगती। निज़ाम बदले बग़ैर ये माँ बाप की कहानी चलती रहेगी। ना माँ बदल रही है ना बाप बदलेगा। ये तब बदलेंगे जब निज़ाम बदलेगा। वो कैसे और निज़ाम बदलेगा जब आवाम इन लुटेरों से जान छुड़ाने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और अपने आप को ताकत का मंबाप बनाने की कोशिश करेंगे। और उसका बुनियादी तरीक़ाकार एक ही है हमारे पास आखिरी, वो है मुकामी हुकूमतों का क़याम, ताकि 70-80 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल एक नई क़यादत जन्म ले जो इन लोगों को चैलेंज करे। और उस चैलेंज में मुझे यकीन है कि इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो नहीं आएंगे यही चलते रहेंगे। आप भी अल्लाह ज़िंदगी आपको बहुत दे, आप अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं लोगों को देखेंगी, इनके बच्चों को, कौम पे रहम, कौम खुद रहम नहीं करवाना। वो कैसे करा सकते हैं? इलेक्शन तो इन्होंने कराने ना। कोई आप बात मेरी सुनना चाहें तो आपकी मर्जी, अगर अपना कोई फ़लसफ़ा आपका है तो वो आपकी जगह। मैं ये कह रहा हूँ माँ और बाप नहीं बदल सकते आप लोग। ये तब बदले जाएंगे जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी हकूक़ वापस किए जाएं। और बुनियादी हकूक़ से मुराद मेरी है कि मुकामी हुकूमतों का वो क़याम किया जाए जिसका वायदा पाकिस्तान के आइन में किया गया है। फिर मैं देखता हूँ ये माँ बाप की पॉलिटिक्स कब तरह चलती है और कैसे चलती है। तो अवाम के पास तरीका क्या है? आप तरीका है कैसे हो? एक तरीका हो सकता है जी अफसार साहब, निज़ाम बदलने की आपने बात की ना, एक तरीके से तब्दीली आ सकती है, इस मुल्क की मईशत ठीक हो जाए। देखें जो जिस कारदाने उहदे कमले भी सियाने, बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो शहजाद चौधरी साहब ने बात की 3 मॉडल्स बताए हैं नवाज शरीफ के 97, 2013 और अगर 2024, उन्होंने 2013 में जो मॉडल चलाया था ना, उसमें एक तरफ बाप था जिसमें सरदार सनाउल्लाह ज़हरी टाइप लोग थे और बजंजो भी थे,
और साथ उनके BNP थी जिसके आधा 2.5 साल वो चीफ मिनिस्टर बने, 2.5 साल सनाउल्लाह ज़हरी चीफ मिनिस्टर बने। जो 2.5 साल पहले थे डॉक्टर मालिक के पास गए, जो मुकामी जो बिल्कुल अवाम के वोट जड़े हैं जिनमें, वो दौर अच्छा रहा बलूचिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान में ओवरऑल सियासी इस्तेहकाम के लिए भी। जैसे बलूचिस्तान में 2.5 साल की बारी आई मुस्लिम लीग नून की अपनी, और बाप उस वक्त बाप बनी नहीं थी, लेकिन वो बाप की भी क्रिएटर थी, मुस्लिम लीग नून तो थी ना, उसने जो 2.5 साल वो गुजारे हैं ना, वो फिर गड़बड़ हो गई सारी। ये नवाज शरीफ को पता होगा बिल्कुल। और ये वो क्या इसका इलाज निकालते हैं, जैसे पिछली दफ़ा निकाला था तो 2.5 साल किया, तो 2.5 साल तो ठीक हो गए, और 2.5 साल के बाद बदलना पड़ा तो खराबी हुई। तो या तो 5 साल के लिए पूरे के लिए कोई भी आए और वो काम करे अवाम के लिए, तो मैं कहता हूँ कि अगर मईशत ठीक हो गई, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो बहुत तब्दीली आ सकती है। अगर आए 5 साल को और अगर काम करे 5 साल, तो इफ्तिखार साहब क्या तरीका है अवाम के पास? वो जो आप तो मैं तो एक ही तरीका जानता हूँ, वो यही है कि अवाम को अवाम का हक दिया जाए मुकामी हुकूमतों की शक्ल में, और फिर देखें 4-5 साल के अरसे के अंदर इन लोगों के साथ वो मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक नई लीडरशिप इमर्ज करेगी, और जब तक वो नई लीडरशिप इमर्ज नहीं करेगी, यही नाम, यही शक्लें, यही सूरतें, यही पॉलिटिक्स आपको देखनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और आवाम खुद भी इसमें ज़िम्मेदार हैं। कर दे बगावत आवाम, मत जाए वोट डालने के लिए, डोंट गो, दे शुड नॉट गो टू द पोल। जी आपकी, मैं एक इंकलाब की बात कर रहा हूँ ना। एक इंकलाब का रास्ता है कि ऐसा कि हम बंदूकें उठा लें और इस सारे के सारे निज़ाम को चैलेंज कर दें। दूसरा है कि हम बैलेट के ज़रिए चेंज करें। बैलेट के ज़रिए चेंज करने का ये तरीका भी है कि हम ना जाके भी साबित करें कि हमें ये जो सेटअप है, ये जो माँ बाप की खेल है, जो हर दौर में चली आ रही है, इमरान के लिए भी चली आ रही है और इमरान के मुखालफों के लिए भी चली आ रही है। कभी इमरान इस्तेमाल करता है, कभी उसके मुखालिफ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एक तरीका अवाम के पास और भी है। क्यों कहें भाई ठीक है, हमें ये माँ बाप की ये पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो ना जाए। और ये जो लोग हम सारे आ जाएगी ऐसे, तो बिल्कुल इट विल बी इंडिकेशन, बिल्कुल वाज़े पैगाम होगा आवाम का। दुरुस्त है। आवाम का पैगाम, अगर आपका जो वोट का परसेंटेज है 25% से कम होता है, तो इखलाकी तौर पे भी मैं समझता हूँ फिर इन लोगों का हक नहीं कि ये पाकिस्तान जो है में ये हुक्मरानी करें। और फिर इसमें पाकिस्तान के अवाम रोल प्ले कर सकते हैं। मैं उनको किसी ऐसे इंकलाब के लिए नहीं उकसा रहा, मैं तो उनसे आपका मौक़िफ़ जो आप बोलते रहते हो सारा दिन इन लोगों के ख़िलाफ़, अगर अब पाकिस्तान के अवाम इनको इतना ही बुरा समझते हैं तो फिर वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम अमली तौर पर इसका सबूत दें। और अगर पाकिस्तान के अवाम इनको अच्छा समझते हैं और इनको मुंतखब करते हैं, तो हम जैसे फ़िलासफ़रों को सोचना चाहिए कि मामला कहाँ ख़राब है और क्यों ख़राब है। हसन साहब, क्या निज़ाम वाकई ऐसे तब्दील हो सकता है? किसी नए निज़ाम की हमें ज़रूरत है, ये तरीका है अवाम के पास? मेरा नहीं ख्याल, उसकी वजह है लोगों की मजबूरियां हैं। आप जिनको इलेक्टेबल्स कहते हो, वहाँ किसी के पास चॉइस कोई नहीं, दूर की बात है। देखो हमारा जहाँ फार्म हाउस है, वहाँ ये लाहौर के साथ है, मेरे इस वाले घर से जो आपने देखा हुआ है, इट्स 20 मिनट्स अवे। किसी की जुर्रत नहीं है, इतने बेबस हैं, इतने जकड़े हुए हैं लोग। कोई थाने कचहरी से बचाने वाला, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको घटिया किस्म की नौकरियां चाहिए या बढ़िया किस्म की नौकरियां चाहिए। ये बिके हुए हैं, इसलिए नहीं कि वो फॉर सेल अवेलेबल हैं। उनकी मजबूरियां हैं, उनकी कमज़ोरियां हैं। एक झूठा पर्चा अच्छे खासे बंदे की मत मार देता है। जो वो लावारिस है बेचारा, उसको कहीं साइकिल स्टैंड का ठेका दे देंगे, उसके ज़रा बेहतर ख़ानदान होगा, उसको किसी हॉस्पिटल की वो दे देंगे, कैंटीन के ठेके दे देंगे। ये सर्वाइवल है लोगों। हसन, तो फिर ये माँ बाप का पॉलिटिक्स फिर जारी रहने दो, क्यों फिर इतना गिला करते हो? नहीं, ये जारी रहेगी, ये जारी रहेगी। चलें, मैं पाकिस्तान को 75 साल के बाद भी यहीं देख रहा हूँ। बुनियादी जौहरी तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। आप एजुकेट करें लोगों को, रोज़गार। पार्टली एक बात जो अफसार साहब ने की है कि ये जब तक इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होती, मेरा एक फेवरेट जुमला है कि जिसके पाँव के नीचे ज़मीन अपनी नहीं, सर के ऊपर छत अपनी नहीं, खुदा का खौफ करें। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो अपनी विल एक्सरसाइज करेगा? ठीक है जी, राय कैसी अपनी?
आपके जेब में कुछ नहीं है, आपके पेट में कुछ नहीं है। और ये कुछ क्यों नहीं है, ये बड़ा अहम सवाल है। राय कैसे आपकी? ये बड़ा अहम सवाल है, कुछ क्यों नहीं है। कंक्लूड तो यहीं पे लाके कि चले माना आवाम तो मजबूर है, आवाम की कमजोरियां उसकी बड़ी मजबूरी है, पर हमारी सियासी लीडरशिप की मजबूरी क्या है, वो क्यों आखिर कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसी बात पर आवाम को सोचने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे उन लापरवाहियों और गलतियों की जो बड़े बड़े हादसा को सामने ला खड़ा करती है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। लापरवाही, गलती, हादसा, मौत, बेहिसी, फिर एक और हादसा, ये मकौला ट्रैफिक हादसात पर पूरा उतरता है। कानून सख्त ना होना एक वजह, मगर बड़े बाप की औलाद होना, असर रसूख वाला होना सोने पर सुहागा हो जाता है। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह कम उम्र ड्राइवर्स हैं, जिनका मानना यह है कि जिंदगी एक बार मिलती है। वीडियो गेम्स के दौर में पले ये बच्चे जब सड़कों पर उतरते हैं तो दिमाग में वही चीजें सवार रहती हैं जिनके लिए किसी दूसरे की जिंदगी छीन लेना कोई बड़ी बात नहीं। हफ्ते की रात ऐसा ही ट्रैफिक हादसा एक हंसते बसते खानदान पर कयामत बनकर गुजरा। लाहौर के रिहायशी रफाकत अली का खानदान 10 दिन बाद घर में होने वाली शादी की तैयारियों से वापसी पर डिफेंस फेज 7 पर पहुंचा तो उन्हें नहीं मालूम था कि घर के 6 अफराद की जिंदगी का ये आखिरी सफर है। हादसे में 2 कमसिन बच्चों समेत गाड़ी में सवार 6 अफराद जाँ बहक हुए। मुद्दई रफाकत अली ने पुलिस को बताया कि गाड़ी टक्कर लगने के बाद कलाबाजियां खाती दूर ग्रीन बेल्ट के साथ जा गिरी। गाड़ी में मौजूद लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो बच ना पाए। हादसा कम उम्र बच्चे की तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। ड्राइवर 16 साल अफनान महज 8वीं जमात का तालिब इल्म है, जिसने इब्तिदाई बयान में बताया कि गाड़ी चलाते उसे 1 साल से भी कम का अरसा हुआ है। अपने कजन से गाड़ी चलाना सीखी। हादसे की रात वालिद के मना करने के बावजूद वह बजिद गाड़ी लेकर गया। हादसे के वक्त गाड़ी 110 की रफ्तार पर थी कि अचानक सामने से दूसरी गाड़ी आ गई जो महज 10 या 20 की स्पीड पर थी। क्योंकि गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी, साइड्स पर रुकावटें लगी थी, तो ड्राइवर हैज नो चॉइस बट टू हिट द कार। ये वो बच्चा कह रहा है, मतलब गाड़ी सामने वाली गाड़ी में मारने के सिवा उसके पास चॉइस नहीं थी। बच्चे का पूरे एतमाद होना बताता है कि उसे शायद बताया गया है कि वो कम उम्र है तो छूट जाएगा। ये कम उम्री के बायस हादसे का पहला केस नहीं, तारीख भरी पड़ी है। कई हादसात होते हैं, खबरों में दबा दिए जाते हैं, पैसे देकर मकतूलीन के मुंह बंद कर दिए जाते हैं, मगर क्या ये हल है? पुलिस के मुताबिक ड्राइवर कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस रखने का अहल ही नहीं है। इस अलमनाक हादसे ने जहां ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है, तो वहीं एक बार फिर ये याद दिलाया है कि वालिदैन की जिम्मेदारी कितनी अहम है। बिना लाइसेंस कम उम्र बच्चों को गाड़ियां देने की वजह से न सिर्फ कीमती जानें ज़ाया होती हैं बल्कि माशरे पर भी गहरा असर पड़ता है। कहने को तो एक ट्रैफिक हादसा है, मगर दर हकीकत वालिदैन की मुजरिमाना गफलत है कि किस तरह उनके कम उम्र बच्चे सड़कों पर गाड़ियों की सूरत में दूसरों की मौत का सामान लिए फिरते हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक रवां बरस अब तक सिर्फ लाहौर में पुलिस 20,000 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स के चालान कर चुकी है, जिससे जाहिर होता है कि कितनी बड़ी तादाद में कम उम्र बच्चे गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां चला रहे हैं और हादसात का सबब बन रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, कम उम्र ड्राइवर की मुजरिमाना गफलत, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया, जिम्मेदार कौन? हसन निसार साहब, किसे कहा जाए, किसके बायस ये 6 मासूम जाने चली गईं? वालदैन है, बच्चा आम है, या ये सोच है कि अगर आपका इख्तियार और इख्तिदार है, आप इतना असर रसूख रखते हो तो जुर्म करके भी बचे रहोगे? आयशा, हमारी किस्मत में नौहे मरसिये ही रह गए हैं, सो करते रहो, इससे होना हमारा कुछ नहीं है। जिन्हें 75 साल में सड़क अबूर करनी नहीं आई, गाड़ी पार्क करनी नहीं आई, इनसे क्या तवक्को हो सकती है? बच्चों के बारे में कहा जाता है कि माँ बाप एक सर्टेन एज तक अपने बच्चों के गुलाम होते हैं, उसके बाद एक ख़ास एज तक बच्चे माँ बाप के गुलाम होते हैं। कैसा बाप था जिसने थप्पड़ नहीं मारा? देखो, ये मैंने अपने बेटे को 18वीं उसकी बर्थडे पे गाड़ी लेके दी और मैंने उसको 2 साल बाद लाइसेंस बनवाया। उसके 1 साल बाद मैंने कहा अपने PCSIR के अंदर चलाओ। वो मुझे तंजिया पूछा करता था, बाबा मेरी गाड़ी कैसे चल रही है, हालांकि मैं बहुत कम निकलता हूँ। अच्छा, सो ये तो कार थी आयशा। आप देखो तो सही, लाहौर की सड़कों पे 12-12
सवारियां ठोंस के, इससे भी छोटे बच्चे 14-14 सवारियां ठोंस के चिंची चलाते हैं, और एक आध लीटर बचाने के लिए धज्जियां उड़ा देते हैं वो वन वे की। आपकी हर सड़क मौत का कुआं है। देखो कभी चिंची चलाने वाले बच्चों की, यही देखो, ये तो गाड़ी है। जहां मैं रहता हूं, यू नो द प्लेस, 12-12 साल के बच्चे, खुदा की, आपने देखा होगा जी, 12-12 साल के बच्चे 5-5, 6-6 साल की गुड़ियाओं जैसी छोटी छोटी बहनों को लेके पीछे राइड दे रहे होते हैं। बाप बेगैरत खड़ा दधियां निकाल रहा होता है, खुश हो रहा होता है। 5-5, 6-6 साल के बच्चों को गोद में बिठा के, स्टीयरिंग बाप के पास ही होता है, लेकिन वो खुश हो रहा होता है। अच्छा देखो, इस बदनसीब मुल्क में कोई सियासतदान बेगैरत ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लेता जिसमें या नोट ना हो या वोट ना हो या दोनों ना हो। इस पे मलता कुछ नहीं। अब ये कर रहा है मोहसिन नकवी, मैं इतना खुश हूं घर बैठा कि ये यूं उनके टायर फट जाएंगे, जो पता नहीं वो क्या करेंगे, गलत लेने में ये करेगा वो करेगा, सारा एक बंदोबस्त के तेजावजात वगैरह। ये नहीं करते क्योंकि इससे गालियां पड़ती हैं, वोट नहीं मिलता, नोट भी नहीं बनते। वो अंडर पासेज बनाएंगे तो नोट बनेंगे ना, खांदे ने तो लांदे भी ने। बाकी तालीम, तरबियत, ग्रूमिंग, मैं बार बार कह रहा हूं, 20 साल लगेंगे एक नई जनरेशन अगर आज तैयार करनी शुरू करो। हमारे बस का काम नहीं आयशा, हम जितने भी बैठे हैं, मैं कम से कम अपनी बात कर रहा हूं। सही है। मेरे जैसे बदबख्त के होते हुए यहाँ कुछ नहीं हो। सही है। अब माँ बाप खोता करोला चलाने वाले लोगों को गड्डियां आ गई हैं, चेक है कोई नहीं। एक आईजी पंजाब ने मुझे कहा, मैंने कहा ये ट्रैफिक नहीं कंट्रोल होती, तो मुझे कहते हैं जी मसाइल बड़े हैं, चिंची वाले हड़ताल करते हैं। ये तो औकात है। आईजी पंजाब की बात कर रहा हूं, भले आदमी थे, शरीफ आदमी थे कि ये हो जाएगा तो वो भी मजबूर और बेबस। छोड़ें। अब इफ्तिखार साहब, ये पूरा निजाम सवाल बन गया। बाप बच्चे की जिद की वजह से मजबूर हो गया। ये वालिदैन अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? और अगर एक आईजी पंजाब इतना मजबूर है कि वो इस निजाम को नहीं संभाल सकता, तो फिर किधर देखें, कौन सिखाए, कैसे सीखेंगे? अच्छा, हसन निसार के बाद मुझसे ये सवाल करना बेमानी है, क्योंकि हसन निसार ने वो बातें की हैं जो मैं करना चाहता था। पहले आपने मुझे कहा था कि मैं शुरू करूं, तो मैंने अवॉइड किया, क्योंकि ये इतना अलमनाक वाक़या है कि मैं इसको अभी तक मैं इसको कबूल नहीं कर पाया ज़हनी तौर पे। सुबह का वक़्त है, आप घर से जा रहे हैं एक काम पर, एंड आपकी डेड बॉडीज़ घर आ रही हैं, और क्या किसी को कोई सज़ा नहीं होनी है। और ये जो आपको 20,000 के फिगर बताई जा रही है, ये इस किस्म की फिगर्स ने, इस किस्म की ऑप्टिक्स ने इस तबाहियों का आगाज़ किया हुआ है। अगर हम ऑप्टिक्स के बजाय संजीदगी के साथ रवैये इख्तियार करें तो शायद कुछ काबू पा ले। एक्सीडेंट, दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता जैसा ये। अभी मुझे वो फिर वाक़या याद आ गया, बलूचिस्तान वाला। ट्रैफिक का एक सिपाही खड़ा था और उसने हाथ दिया, उसको रोकने वाली गाड़ी ने उसको हिट किया, मार दिया, और उस आदमी को सज़ा नहीं हुई। हालांकि देखिए, इट वाज ऑन द वीडियो। दुनिया ने वो वीडियो देखी, उस जज ने भी देखी होगी, उन लोगों ने भी देखी होगी, क्या हुआ? तो मैं तो कहता हूँ कि इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। माँ बाप का कसूर बिल्कुल है इसमें, लेकिन ये बात भी ठीक है कि माँ बाप भी अब बेबस होते जा रहे हैं। एक ऐसी नस्ल पैदा होती जा रही है हमारे में जो हमसे ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद समझती है, और हम माँ बाप जो हैं वो मजबूर होते जा रहे हैं। ये हमारी माँ बाप की मजबूरी है ना एक तरफ। अब आपने जैसा कहा, उस बच्चे को कुछ भी नहीं सज़ा होगी, लेकिन जिनका अपने हाथों अपने बच्चे को इस तरह की सीख कैसे, मतलब उस बच्चे की भी तो जिंदगी आएगी। नहीं, आपने देखा नहीं, अभी पिछले दिनों हमने एक देखा कि 2 कारें आपस में टकराई नौजवानों की, एंड दे डाइड। और हम देखते हैं बाज़ का लाहौर शहर की जो नहर है, इसमें गाड़ियाँ उल्टी पड़ी होती हैं, वो भी नौजवान बच्चे चलाते होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं। खास तौर पे वीकेंड्स पे पॉश इलाकों में ये ज़िगज़ैग और ड्रिफ्टिंग सब कुछ हो। आपने बात छेड़ दी है, मुझे याद आया इस्लामाबाद में इतना खौफनाक एक वाक़या हुआ था। रेस में जो लोगों को मार दिया गया। तो क्या मतलब जो इसमें जो बच जाते हैं उनको सज़ा कोई नहीं है, ये दुख की बात है। उनका ज़मीर भी जो है
वो शायद उनको मुलामत नहीं करता। और ये देखें कितना अफसोसनाक वाक़या आप मुझे बता रही हैं। मुझे तो वैसे ही किसी आदमी की इस तरह की मौत जो है ना वो अच्छी लगती। हमारे माँ बाप अल्लाह बख्शिश करे उनकी, वो एक बात कहते थे कि रात को सोते हुए दुआ करो कि अल्लाह मियाँ तमाम मुसाफिरों को खैर खैरियत से उनके घरों में पहुँचाना। और ये दुआ होती थी कि ये दुआ पढ़ो और फिर सो कि तमाम मुसाफिरों के लिए दुआ करो कि वो खैर खैरियत से अपने घरों में पहुँच जाए। हमारी वो तरबियत हुई है। देख हम ये रहे हैं, क्या इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताएं। दुरुस्त हो गया। मैं शहजाद साहब, फ़र्क तो आया है, एक जनरेशन गैप भी बहुत ज़्यादा। या बात हुई कि सज़ा क्या होनी, सज़ा तो तब हो जब कोई ये रियलाइज़ कराए कि आपसे गलती हुई, निज़ाम खड़ा हो और बताए कि फ़लाँ शख्स की फ़लाँ गलती की वजह से फ़लाँ नुकसान हुआ, तो हम सज़ा की तरफ जाएंगे। ये 6 अफराद की जान का जाना सिर्फ एक ट्रैफिक हादसा और एक जुवेनाइल कहकर बात ख़त्म हो जाए अगर, तो फिर तो यहाँ कभी किसी को समझ में नहीं आनी कि कौन गलती कर रहा है और क्यों गलती कर रहा है। जुवेनाइल क्या है कि तो वो शाहरुख जतोई या पता नहीं क्या नाम था कराची वाले लड़के का, वो आज़ाद होके पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में शायद अभी बैठा हुआ मेरा ख्याल है। और वो जब जितनी देर या जब भी जेल हुई, वो आई थिंक उसने जेल के अंदर ही एक अपना ड्राइंग रूम बना लिया था, या शायद वो किसी अस्पताल में उसको ड्राइंग रूम बना दिया था, वहां को सब जेल करा देती थी। बहरहाल देखिए बात यह है कि असल में मैं तो बात थोड़ा सा पिछले सवाल के बारे में करना चाहता था, लेकिन आपने ऐसा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट छेड़ दिया और इस तरह की बात चल निकली कि अब मैं उसको छोड़ देता हूँ किसी और वक्त के लिए। हमारी मुसीबत क्या है? हमारी मुसीबत जो इफ्तिखार साहब ने कहा ना कि वो जो कुचला गया था पुलिस वाला एक बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा में या बलूचिस्तान में किसी जगह पे, वो जब कोर्ट में पेशी, जब वो गिरफ्तार हुआ और कोर्ट में पेशी के लिए आया, तो वो जब बाहर निकला कोर्ट में पेशी करके, तो वी का निशान, विक्ट्री का निशान बता रहा था। ये बेहिसी नहीं है, ये बेवकूफ़ी और जहालत है कि ये विक्ट्री का निशान किसके लिए बना रहे हो। यानी कि मैंने कुचल के उसको, अब मुझे कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता, मेरी विक्ट्री ये है। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। एक और आपको बताता हूँ, कुछ ही अरसा पहले, ये शायद कुछ माह की बात है, ये पिछले साल, एक किसी टीवी वाले ने ग्रैब्स दिखाए कि कराची में एक 10 साल का लड़का एक बड़ी लैंड क्रूजर लेके अपने वालिदैन की, 10 साल का बच्चा शायद अपनी बहन को साथ बिठाया हुआ, वो लेके चला गया गाड़ी के ऊपर, वो जा रहा है और पीछे लोग तस्वीरें बना रहे हैं। वो हमारे टीवी पे चल गई। उसके बाद जब उसके वालिदैन तक पहुंचे अगले दिन टीवी वाले, तो उसने कहा कि जी वो ये हाँ आइसक्रीम लेने गया था साथ वाली सड़क पे, और अच्छा आप लोगों ने देखा उसको, ये वो हाँ वो आइसक्रीम का। एक डेरा इस्माइल खान में एक बहुत नामी गिरामी, सियासत से ताल्लुक होगा जाहिर है, अगर डेरा इस्माइल खान कैसा आदमी है, तो उसका 8-10 साल का 10 साल का बच्चा उसी की लैंड क्रूजर भगा रहा था। तो टीवी वालों ने कहा कि जी ये वो कैमरा चला गया किसी तरीके से। उसने कहा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा क्यों, आपका क्या? उसने कहा जी ये तो इजाजत नहीं है। उसने कहा ये मेरी एस्टेट है, यहां मेरा कानून चलता है। तो अब आपको मुख्तलिफ ये तरीके मिल गए। दूसरी बात, पाकिस्तान की किसी सड़क पे, कम से कम इस्लामाबाद की जहां हम रहते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, सिवाय नाकों के किसी और मकाम पे, किसी और सड़क पे कभी कोई पुलिस वाला नजर ही नहीं आता। दुरुस्त है ही कोई नहीं। ट्रैफिक पुलिस नॉन एग्जिस्टेंट। हमारे मुल्क में ट्रैफिक पुलिस का अब कोई है, ये ट्रैफिक के लड़के हैं, पता नहीं किधर जाते हैं, काम क्या करते हैं, कम से कम सड़क पे नहीं मौजूद नहीं होते। कुछ भी हो जाए यहाँ पर, ये इस्लामाबाद हाईवे जिसपे मैं रहता हूँ, वहां पर आई मीन रश की हर वक्त इंतहा है, और उसके अंदर भी गाड़ियां ऐसे वीव करती हुई उस मतलब चलती हैं इतनी स्पीड के ऊपर कि आप सोच में, मोटरसाइकिल वाले कभी भी अपनी लेन में नहीं चलाते, उल्टी लेन में चला रहे होते हैं। आप जा रहे हैं, उनको इजाजत है, मोटरसाइकिल वालों को कोई पूछने वाला नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। ड्राइविंग पता है कैसे सीखते हैं कि किसी के साथ बैठ गए, उसने बताना शुरू कर दिया, वही चलते चलते, और वही अब 80 to 90% ड्राइवर आपके वो हैं जो कि किसी के साथ बैठ के सीखे हुए हैं, यानी किसी अनसीखे हुए। कोई ट्रेनिंग का निजाम नहीं है, कोई लाइसेंस का निजाम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई कानून की अमलदारी नहीं है। तो क्या क्या दुरुस्त करेंगे आप इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर? बदकिस्मती से यही बीमारी है, और ये बीमारी जब ठीक होगी तो फिर ही शायद कोई हमारी किस्मत जाग मतलब अफसार साहब किधर से शुरू करें? वालिदैन की लापरवाही है, कोई निजाम मौजूद नहीं है, या ये ग्रेसिंग गेम्स देखना बच्चों पर नफ्सियाती असरात है? कहा यह जा सकता है कि गलती और जुर्म को अगर अचीवमेंट की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है माशरे में, तो फिर ये बच्चे ही देंगे। एक तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या, और मैं दुख का इजहार करता हूँ इस पर उस फैमिली से भी जिनके यहाँ इतनी अमवात हुई हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और दूसरी बात यह है कि कसूरवार, देखें हम मुसलसल सज़ा पे बात किए जा रहे हैं। सज़ा ज़रूरी भी होती है,
लेकिन हम तरबियत पे बात नहीं करते। यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही, 16 साल का। 16 साल का बच्चा नहीं है होता, और बाज़ मुल्कों में 16 साल के बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। 15 साल की उम्र में भी ड्राइविंग करने की मशरूत इजाज़त मिल जाती है अमेरिका में। तो इसलिए ये कि ये 16 साल का बच्चा था, गाड़ी चला रहा था और उससे बेकाबू हो गई, मैं इस बात को नहीं मानता। ये मसला नहीं है, असल मसला हमारे कल्चर के अंदर है, जहाँ पे हम तरबियत की बात नहीं करते। तरबियत शुरू होती है घर से और स्कूल से। और हमारे यहाँ जो आप मुझे बता दें, कोई स्कूल इस मुल्क में ऐसा है जो कभी आपने वो पता नहीं म्यूज़िक नाइट्स और हैलोवीन नाइट्स और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी स्कूल्स और कॉलेजेस में होती तो देखी होंगी। आपने कभी किसी जगह कभी आपको इतला मिली? मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, कि आपके वो स्कूल वाले लेके जा रहे हैं, आए आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने का तरीका बताएं, आए आपको सड़क, यहाँ सड़क पार करना पाकिस्तान में हर शहर में आपका हक नहीं है, आपकी मुहारत है कि अगर आप गाड़ियों से बच के जान बचा के सड़क पार कर गए तो कर गए, हक नहीं है आपका। ना ही सिस्टम है, ना ही निज़ाम है कोई। क्यों? तरबियत ही नहीं है। कोई वज़ीर आज़म है इस मुल्क का या वज़ीर आला है, उसकी स्कूल से तरबियत ही नहीं हुई कि पैदल चलने वाले का, साइकिल वाले का, मोटरसाइकिल वाले का, छोटी गाड़ी वाले का भी कोई राइट है सड़क पे। जब भी हम हक मारते हैं दूसरे का, ये सारा मसला हक मारने से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप सियासतदानों को तो बर्रा भेज लें बेशक एक दफ़ा, और कोई भी बात होती है ना तो सियासतदानों के खाते में डालना हमारे लिए बड़ा आसान होता है, जो हमने अभी भी डाला। बात यह है कि वो बिल्कुल जब तक आइन और कानून पे हम नहीं चलेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, जब सबसे ताकतवर शख्स इस मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स आइन और कानून को सलाम करेगा, उसके आगे सर झुकाएगा, तो वो एक कल्चर बनता है ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन जब एक बाप जिसने टैक्स चोरी करके गाड़ी ली हो और वो उसका वो टैक्स ना देता हो पूरा, और गाड़ी उसका बेटा चला रहा हो, वो देखता हो कि इस मुल्क में तो आइन को 12 सफ़े की किताब फाड़ के फेंक देते हैं नाली में, तो कहते हैं मैं तो इतना कानून तोड़ सकता हूँ, मेरा बेटा मैं ये तोड़ लेते हैं। फंस गए तो बच्चा है, पैसे दे के बाहर निकल, और वो करते हैं। कल्चर ऐसा बन गया ना हमारा। देखिए, हसन निसार साहब ने बात की थप्पड़ मारने की। बच्चे को आप आजकल के को थप्पड़ मारे ना अगर, तो हमारा तो हर किस्म का इलाज थप्पड़ से होता था ना। आज के बच्चे को आप थप्पड़ मारें, वो अगले 10 साल तक आपको सुनाएगा। Exactly, I agree with you on this. मैं एक बात बता, वो कहते थे ना अफसार हमें थप्पड़ नहीं पड़ता था। नहीं हमें थप्पड़ नहीं पड़ता था। जो होती थी ना दीवार का कोना, उसमें खड़ा कर दिया, कहता था कि कोने में देखते रहो, थप्पड़ नहीं पड़ता था। जी अफसार साहब मुकम्मल कर। खैर वो आपका तो आप इतनी सजा से मान जाते होंगे, हमें तो बाटा के स्लीपर से मार पड़ती थी, मुझे अभी तक याद है वो बाटा का स्लीपर। और न खाना को जो भी पका है वही खाना है, अगर नहीं खाना तो थप्पड़ खाना है। तो अब बच्चे को एक थप्पड़ मार दे 10 साल तक याद करवाएगा आपको कि मुझे ट्रॉमा हो गया, आपने वो थप्पड़ मारा था 1925 में। तो ये जो है ना स्कूल्स, हमारा सिलेबस, हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर, ये इस तरह के, ये एक वाकया हुआ खत्म हो जाएगा और आगे चल पड़ेंगे। लेकिन जी मुकम्मल कर लें सर, जुमला याद। ठीक है बस कल्चर अगर कल्चर और तरबियत के साथ जी बहुत इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग जो है ना, पेरेंटिंग वालदैन को वालदैन बनना ये बड़ा मुश्किल काम है, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ 12 बच्चे होते हैं, कौन किसकी ट्रेनिंग करता है? दुरुस्त है जी। ज़रूरी बात साहब इसको ख़त्म कर रहे हैं, यहीं पर ख़त्म करेंगे कि जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि बाप बच्चे की जिद ना माने, बच्चे की तरबियत पर फोकस करे। आप चारों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।